हम लोग जो है अभी इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने इनोवेटिव मेथड जो है उसमें ट्यूटोरियल मेथड है, सेमिनार मेथड है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है, माइक्रो टीचिंग मेथड है, प्रोग्राम टीचिंग है और टीम टीचिंग। ठीक है। तो जिसमें से हम लोग जो है माइक्रो टीचिंग डिस्कस कर चुके हैं, टीम टीचिंग डिस्कस कर चुके हैं और प्रोग्राम लर्निंग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सेमिनार प्रेजेंटेशन, हिंदी में से संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण कहते हैं। ठीक है। हम लोग सेमिनार, मुझे लगता है सब लोग सेमिनार से परिचित होंगे। आप लोग सेमिनार की अगर हम लोग बात करें तो ये जो हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत जो है एक ये नई टेक्निक है। इसमें क्या है, जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है उसके लिए उसके पास बौद्धिक परिपक्वता और तथ्यों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। संगोष्ठी में भाग लेने वाले व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उपलब्धियों को एवं प्रोजेक्ट से संबंधित अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा, जो आपकी शिक्षा शब्दकोश है, उसके अनुसार जो है संगोष्ठी किसे कहते हैं, इसमें ये कहा गया है संगोष्ठी एक शैक्षणिक प्रविधि है जो उच्च शिक्षा तक ही सीमित नहीं है वरन सामान्य है, जिसमें शोध अथवा उच्च अध्ययन में संलग्न छात्रों का एक समूह पारस्परिक रुचियों की समस्याओं के विवेचनार्थ एक या अधिक मार्गदर्शकों के सामान्य निर्देशन में के अंतर्गत मिलता है। ठीक है। सेमिनार आप लोगों ने देखा होगा, आपके स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे सेमिनार का आयोजन किया जाता है। तो आखिर ये जो सेमिनार आयोजित करते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है, इसको हम लोग अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि सेमिनार जो आपका प्रोसीजर है या प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले आपका फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप होता है, यानी कि आप जब भी सेमिनार प्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए आप एक समूह का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिजिकल साइंस में सेमिनार की बात कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग ये कह सकते हैं कि सेमिनार में भाग लेने वाले समूहों में छात्रों की संख्या जो है 8 से 10 तक हो सकती है। सेमिनार में भाग लेने वाले हर छात्र को प्रकरण या समस्या के विशेष अध्ययन तथा उसके विवेचन की योग्यता रखनी चाहिए। ठीक है। तो जो भी सेमिनार प्रेजेंट कर रहा है, वो जिस विषय पे सेमिनार प्रेजेंट कर रहा है उसका उसके पास डीप नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने समूह का निर्माण किया। दूसरा जो है उसकी प्रक्रिया में आता है कि हम सेमिनार करवा रहे हैं तो उसका टॉपिक क्या होना चाहिए। ठीक है। डिसाइडिंग द टॉपिक यानी प्रकरण का निर्धारण। तो संगोष्ठी में अध्ययन और विवेचन के लिए हमेशा जो है एक हम लोग टॉपिक को डिसाइड कर लेते हैं और उसके अलग अलग पक्षों पर संगोष्ठी के सदस्यों द्वारा विशेष अध्ययन एवं विवेचन किया जाता है। ठीक। तो आप एक टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, फिर उसको स्टडी करिए, उसके अलग अलग पहलुओं को लेकर उस पर डीप स्टडी करिए और उसके बाद फिर आप लोग अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। फिर तीसरा है प्रपत्र तैयार करना, यानी कि प्रिपेयरिंग द पेपर्स। इसमें क्या करते हैं, जो सेमिनार में भाग ले रहे हैं सदस्य, ठीक है, उसके द्वारा निर्धारित प्रकरण पर एक प्रपत्र तैयार कर लिया जाता है, यानी कि जो सेमिनार प्रेजेंटर है वो एक फॉर्मेट दिया रहता है सेमिनार आपको उसका पेपर कैसे बनाना है, जैसे फॉन्ट साइज क्या होनी चाहिए, वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है। ये सारा कुछ ध्यान रखते हुए उस भाग लेने वाले विद्यार्थी को वो टॉपिक तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद जब सेमिनार से पहले, मतलब कुछ दिन पहले ही जो है वो पेपर्स जो है वहां पे जितने भी सदस्य
आमंत्रित किए गए हैं वहां पे उनको बांट दिए जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो भी संगोष्ठी में भाग ले रहा है छात्र, उन प्रपत्रों को यानी कि उन पेपर्स को विधिवत उसका अध्ययन कर सके। और एट द प्रेजेंटेशन ऑफ सेमिनार, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सेमिनार, वो अपने विचारों को प्रस्तुत कर सके। ठीक है। तो पहला हुआ आपका समूह का निर्माण, दूसरा हुआ आपका प्रकरण का निर्धारण, तीसरा है आपका प्रपत्र तैयार करना। उसी प्रकार चौथा आपका है संगोष्ठी का संचालन, यानी कि जो हम सेमिनार कर रहे हैं आखिर वो संगोष्ठी कौन संचालित करेगा। तो संगोष्ठी संचालक को पहले से दिए गए प्रपत्र का सारांश अपने शब्द में प्रस्तुत करना होता है। दूसरे छात्र सदस्य प्रस्तुत प्रपत्र से संबंधित अपनी शंकाओं के समाधान हेतु प्रश्न पूछते हैं और वक्ता तर्क संगत उत्तर देता है। इस प्रकार जब समस्त पेपर प्रेजेंट कर दिए जाते हैं तो उस हॉल में जितने भी श्रोता सदस्य हैं उस टॉपिक पे अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे मान लो किसी ने अपना पेपर प्रेजेंट किया, ठीक है, तो उस पेपर प्रेजेंट के दौरान जो भी आपकी शंका है, क्वेरीज है, तो आप उस पेपर प्रेजेंटर से अपनी क्वेरीज या अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। और अंत में जो है, जो भी आपका टॉपिक है उस पे आप लोग अपना विचार देते हैं या उस पे आप अपनी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस आता है विवेचना का समाहार, यानी कि समिंग अप द डिस्कशन। यानी कि जब सेमिनार पूरा क्लोज हो जाता है तब आपको क्या करना है। तो संगोष्ठी के अंत में जो भौतिक विज्ञान शिक्षक है वो विवेचन के मुख्य बिंदुओं की संक्षिप्त आवृत्ति करता है, यानी कि जो आपका साइंस टीचर है वो जो भी पॉइंट्स है उसको समराइज करता है। फिर अगर मान लो कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो विवादास्पद होते हैं, उससे भी संबंधित उसके जो रिजल्ट होते हैं, कंक्लूजन होते हैं, उसको निकालने का वो प्रयास करता है। ठीक है। और अंत में जो है वो संगोष्ठी की समीक्षा की जाती है, यानी कि रिव्यू ऑफ द सेमिनार। संगोष्ठी की समाप्ति पर उसकी समीक्षा की जाती है और उसको और कैसे उसको अच्छा बनाया जा सके इसके लिए छात्रों से सुझाव भी आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि जो संगोष्ठी की प्रक्रिया है उसमें ढेर सारे स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, दूसरा स्टेप है आपका डिसाइडिंग द टॉपिक यानी प्रकरण का निर्धारण, तीसरा है प्रिपेयरिंग द पेपर्स यानी प्रपत्र तैयार करना, चौथा है कंडक्टिंग द सेमिनार यानी संगोष्ठी का संचालन, पांचवा आपका है समिंग अप द डिस्कशन यानी विवेचना का समाहार, और छठा आपका है संगोष्ठी की समीक्षा यानी रिव्यू ऑफ द सेमिनार। ठीक है। इसी तरह हम लोग इसके स्टेप्स हैं, संगोष्ठी के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया प्रकरण या समस्या का चयन एवं प्रस्तुतिकरण, यानी कि सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक और प्रॉब्लम। यानी सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो विद्यार्थी आके उस टॉपिक को सबके सामने पढ़ता है, यानी कि दूसरा स्टेप उसका हुआ पेपर रीडिंग। ठीक है। तीसरा, जब वो विद्यार्थी अपने सेमिनार का पेपर वहां प्रेजेंट कर देता है तो वहां पे जितने भी छात्र वहां आए हुए हैं उसके साथ उसका डिस्कशन होता है। ठीक है। यानी कि तीसरा आपका विवेचन हो गया, चौथा उसका जनरलाइजेशन हो गया, और लास्ट में उसका अभिलेखन यानी उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है, यानी कितने लोगों ने प्रेजेंट किया पेपर उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स जो है वो सेमिनार के हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि जो सेमिनार है उसके कुछ गुण है, तो कुछ हम लोग देखते हैं कि सेमिनार मेथड के कुछ दोष भी हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग मेरिट हम लोगों के सामने ये दिखता है, ये जो सेमिनार अगर मेथड से हम लोग पढ़ाते हैं तो ये हायर क्लासेस के लिए उपयोगी है। ठीक है। हायर क्लासेस के लिए आप सेमिनार मेथड बहुत अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा इसमें मेरिट ये है
कि यह सामूहिक सहयोग पर आधारित होने के कारण छात्रों में पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित होती है। क्योंकि इसमें देखते हो कि पूरा ग्रुप छात्रों का बैठा हुआ है, कोई प्रेजेंट कर रहा है, कुछ सुन रहा है, ठीक है। तो आपस में जो है इससे छात्रों में कोऑपरेशन की भावना विकसित होती है। इसके अलावा तुम लोग देखते हो कि एक छात्र अगर पेपर प्रेजेंट कर देता है, फिर दूसरा छात्र उसी पेपर में अपने अलग अलग उन लोगों के विचार होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी छात्रों को मौका दिया जा रहा है सेमिनार में पेपर प्रेजेंट करने का, वहां पे तुम लोग देखोगे कि छात्रों में स्वतंत्र और मौलिक चिंतन आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि आपस में एक दूसरे के विचार तो मिलते हैं, इसके अलावा उसमें आप लोग कुछ मौलिकता देखेंगे, है ना। सबके विचार अलग भी हो सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जब हम सेमिनार पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सेमिनार प्रेजेंटेशन के वक्त जो छात्र है वो अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करना है, उसमें सक्षमता हासिल कर लेते हैं, ठीक है, उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। इस प्रकार से एक और इसका गुण है कि यह छात्रों को किसी समस्या या प्रकरण पर स्पष्ट एवं तर्क संगत विचार प्रस्तुत करके समालोचनात्मक मूल्यांकन करने में सहायता देती है, ठीक है। तो इसमें जो छात्र है वो किसी भी टॉपिक या किसी समस्या को बहुत ही क्लियरली लॉजिकल मेथड से आप उसको समझा सकते हैं और उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो मेरिट है वो है कि यह छात्रों को व्याख्यान देने की कला में प्रशिक्षित करता है, ठीक है। तो यानी कि ये इसमें जो है छात्र क्योंकि अपना पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ के उसको समझा रहे हैं, तो एक तरह से लेक्चर दे रहे हैं। तो वो लेक्चर देने की जो आपका मेथड है उसमें आप लोग ट्रेंड हो जाएंगे। इसके अलावा छात्रों के सम्यक बौद्धिक विकास होता है, यानी कि आप सभी छात्रों का जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा इसका प्लस पॉइंट एक यह भी है कि अगर यह छात्रों के विषय से संबंधित व्यक्तिगत कठिनाइयों का भी निदान करता है। इसका मतलब जो आपके समक्ष अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपको जो भी टॉपिक दिया जा रहा है, तो उस समस्या का भी आप निदान कर सकते हैं, क्योंकि अंत में एक आप अपने विचार कर सकते हैं या आप जो है डिस्कशन के माध्यम से कोई भी समस्या है उसको आप लोग उसका निदान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके सेमिनार के कुछ गुण हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि अगर सेमिनार हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ उसकी सीमाएं भी होती हैं। सबसे पहली सीमा तो ये है कि ये जो छोटी कक्षाएं हैं उसके लिए हम लोग इस मेथड को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो मानसिक रूप से मेच्योर नहीं होते हैं, ठीक। तो ये निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। इसके अलावा अगर मान लो फिजिकल साइंस के टीचर को सेमिनार मेथड से बोला जाए कि आप इस मेथड को यूज करिए, इसके माध्यम से आप पढ़ाइए, तो भौतिक विज्ञान शिक्षक पर कार्यभार अधिक हो जाता है, यानी कि उसको अपनी डेली टीचिंग तो करनी है, इसके अलावा सेमिनार भी अगर ऑर्गेनाइज कराना है तो उसका वर्कलोड जो है बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा समुचित संदर्भ पुस्तकों के अभाव में विषय वस्तु का सम्यक अध्ययन नहीं हो सकता है। यानी कि आपके पास अगर रेफरेंस मटेरियल्स अगर अवेलेबल नहीं है, कम है, तो आप उस टॉपिक का डीप स्टडी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा समुचित संसाधनों एवं समय के अभाव में यह प्रविधि अधिक सफल नहीं हो सकी है, यानी कि आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, आपके पास समय भी नहीं है, तो इस कारण से जो है हम इस मेथड को जो है अधिक उसको सफल नहीं मान सकते हैं। और अगर हम लोग विज्ञान शिक्षण की बात करें तो विज्ञान शिक्षण में ऐसे बहुत से टॉपिक है जो कि सेमिनार मेथड या विज्ञान शिक्षण का अगर पूरी तरह से हम उसको सेमिनार मेथड से पढ़ाएं तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसको सेमिनार मेथड से पूरा आप सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है विज्ञान शिक्षण में अलग अलग विधियों का भी प्रयोग करना होता है, सिर्फ सेमिनार ही नहीं, आप लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिसके द्वारा आप
विज्ञान पढ़ा सकते हैं। ठीक है।